नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ क्लास रसिक क्लासेस। आज हम बात करेंगे, आगे जो नया टॉपिक है हमारे पास वो है अदर पॉइंट्स इंक्लूडिंग द डेफिनेशंस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 7। जो लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा डिस्कस किया था कि सप्लाई क्या होता है, तो उसके डेफिनेशंस के अंदर और थोड़े बहुत जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। कौन सी चीज यहाँ पे देखी जाती है? फर्स्ट, एक्टिविटीज और द ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल 3 आर ट्रीटेड नाइदर सप्लाई और नॉर गुड्स। यानी शेड्यूल 3 के अंदर जो एक्टिविटीज मेजर की गई है, ये एक्टिविटीज आपको सप्लाई भी कंसिडर नहीं करेंगे या फिर उसको आप सर्विस भी नहीं कंसिडर करेंगे। सच एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी। यानी ये शेड्यूल 3 के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज या ट्रांजेक्शन है, ये सारी जो ट्रांजेक्शन है या फिर एक्टिविटीज है, वो गवर्नमेंट ने की गई दी गई सर्विसेज है। जैसे कि पब्लिक सर्विसेज जिसे हम कहते हैं कि भी पार्क है, अम्यूजमेंट पार्क गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, या पब्लिक रोड्स है, या फिर आरटीओ की जो सर्विसेज है, उसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये सारी सर्विस शेड्यूल 3 की है और गवर्नमेंट ने हमें दी है। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया है कि विच दे आर एंगेज इन द पब्लिक अथॉरिटीज as may be notified by the government and shall be treated neither as supply of goods nor as a supply of service। ये दोनों में से कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। Under the section 7(3), government has a power to specify by notification that transactions that are to be treated as supply, यानी as supply of goods or not the supply of service। हम उसे गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि कभी भी वो कोई भी चीज को यानी कोई भी सर्विसेज को या उसे सप्लाई ऑफ गुड्स में यानी उसे गुड्स कंसिडर करे और सर्विस ना कंसिडर करे, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस एंड नॉट द सप्लाई ऑफ गुड्स यानी से कंसिडर उसको सर्विस कंसिडर कर सके और गुड्स कंसिडर ना भी करे। ये गवर्नमेंट के पास है, पावर है, जिसे सेक्शन 7(3) के अंदर मेजर किया गया। उसके बाद जब हम डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पर्सन। पर्सन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 284 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, उसके अंदर मेंशन किया गया कि पर्सन किसे कहते हैं। तो पर्सन इज अ डेफिनेशन अंडर सेक्शन 284 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 टू इंक्लूड द इंडिविजुअल्स। नॉर्मली जो इनकम टैक्स में हमने पढ़ा था, वही सारे बंदे यहाँ पे पर्सन में कंसिडर होते हैं कि एक इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कोई कंपनी है, उसमें गवर्नमेंट कंपनी है तो भी उसे हम पर्सन कंसिडर करेंगे। कोई भी फर्म्स है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटीज, government include a corporation established by the under the any central state or the provincial act। यानी ऐसे कोई भी एक्ट के तहत अगर कोई गवर्नमेंट भी है तो उसे हम पर्सन की तरह कंसिडर करेंगे। कोई ट्रस्ट भी है या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी है, उसे भी हम पर्सन कंसिडर करेंगे। दैट्स एनीबडी इनकॉर्पोरेटेड बाय द अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री और आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो द पर्सन अंडर द जीएसटी। यानी इंडियन कंपनी लॉ के हिसाब से या फिर इंडियन लॉ के हिसाब से कोई कोई भी बंदा ऊपर रजिस्टर्ड है तो उसे इनकॉर्पोरेटेड किया गया है, तो उसे कहेंगे। इसके सिवा कंट्री के बाहर भी अगर कोई इंडिया से बाहर कहीं पे रजिस्ट्रेशन हुई है, ऐसी कोई फॉरेन कंपनी भी यहाँ पे काम करी है, तो उसे भी यहाँ पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है अंडर द जीएसटी लॉ। तो इसके इसके तहत हमें बताया गया है कि जीएसटी लॉ के अंदर एक एक्सप्लेनेशन मेंशन किया है कि सर्विस इंक्लूड, सर्विस किसे कहेंगे, दैट इज सर्विस इंक्लूड द ट्रांजेक्शन इन द मनी बट नॉट इंक्लूड द मनी एंड सिक्योरिटी। ओके, जो मनी के अगेंस्ट में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजेक्शन को हम सर्विस कंसिडर करेंगे, लेकिन मनी इटसेल्फ यानी पैसों की लेन देन या फिर पैसा, वो सर्विस में नहीं आएगा। या फिर ऐसी कोई भी सिक्योरिटीज जो है, शेयर्स है, डिबेंचर्स है, ये सारी सिक्योरिटीज भी हम पर्सन में कंसिडर नहीं करेंगे, सॉरी सर्विस में कंसिडर नहीं करेंगे। It means thereby that of the transaction is done without any separate charges। यानी कोई भी सेपरेट के चार्जेस के बिना अगर कोई सर्विस आपको दे रहा है तो उसे हम क्या करेंगे, कंसिडर सर्विस नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने सेपरेट चार्जेस उसके अंदर कंसिडर किया है तो उसे हम सर्विस कंसिडर करेंगे, जो हमें एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर बताया गया है। The transaction in the money relating to the use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form of the currency to the domination or another form for which a separate consideration is charged, that it is considered as service। जैसे कि आपके पास फॉरेन करेंसी है और फॉरेन करेंसी को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हो, और ऐसी कोई भी मार्केट में जो इंस्टीट्यूट्स है, यानी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, फर्म्स है,
कि जो है ये काम करती है, अगर उनके पास आप जाते हो और वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपके पास से लेते हैं, कन्वर्जन कॉस्ट लेते हैं आपके पास, तो वो एक्स्ट्रा सेपरेट कंसिडरेशन कंसिडर किया जाएगा और ऐसे केसेस के अंदर उसे सर्विस कंसिडर करते हैं। यानी कोई भी ऐसी सर्विस है जिसके अंदर आपको सेपरेट कंसिडरेशन अलग से देना पड़ता है, तो उसे हम सर्विस कंसिडर करें। उसके बाद हमें मेंशन किया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन सीजीएसटी एक्ट। तो सेक्शन 217 के अंदर आपको बिजनेस के डेफिनेशन भी दी गई है। तो एज पर द 217 सीजीएसटी एक्ट 2017, business include number A, any trade, commerce or manufacture, profession, vocation, adventure, vigor or any other similar activities, whether or not it is for pecuniary benefit, that is monetary benefit। आज उससे आपको कोई भी बेनिफिट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो, बिजनेस करते हो, कॉमर्स यानी कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, मैन्युफैक्चर हो, कोई प्रोफेशन से काम कर रहे हो, कोई वोकेशन से काम कर रहे हो, कोई एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हो, तो भी आप इस बिजनेस में कंसिडर किए जाओ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है कि जस्ट लाइक एक इलस्ट्रेशन दे रखा है कि जैसे बैंक प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सर्विस टू कस्टमर, तो ये एक तरह का बैंक क्या कर रही है, कॉमर्स एक्टिविटी है, तो उसे बिजनेस हम कंसिडर करेंगे। इसी तरह से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द टर्बाइंस फॉर द एक्सपोर्ट एंड लोकल सेल्स, कंपनीज क्या करती है, टर्बाइंस मैन्युफैक्चर कर रही है, तो इट्स अ ट्रेड या फिर उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहेंगे, तो मैन्युफैक्चर के अंदर ये इलस्ट्रेशन है। इसी तरह से अगर आप सर्विस की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, तो प्रोविजंस ऑफ द सीए सर्विसेज टू द क्लाइंट सच एज ऑडिट एंड कंसल्टेंसी, तो ये भी एक तरह के बिजनेस एक्टिविटी है एज अ प्रोफेशन। एंड आर्टिस्ट टर्निंग टू इनकम फॉर द डांस परफॉर्मेंस, ये होता है वोकेशन, जिसे हम कहते हैं कि कोई आर्टिस्ट अपना डांस परफॉर्मेंस करके वो काम करता है, तो इसे हम वोकेशन के अंदर कहेंगे और वो भी बिजनेस के अंदर इंक्लूड होता है। या फिर गैम्बलिंग इन डर्बी, डर्बी के अंदर आप कोई एडवेंचर कर रहे हो, कोई गैम्बलिंग कर रहे हो, तो उसे भी हम बिजनेस कंसिडर करेंगे। चैरिटेबल हॉस्पिटल प्रोवाइडिंग द फ्री मेडिसिन टू द फार्मर, ओके, सिर्फ फार्मर्स के लिए फ्री मेडिसिन दे रखी है, तो यहाँ पे भी ऐसे आपको बेनिफिट, यहाँ पे स्पेसिफिक पहले एक पैराग्राफ में किया था कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें से आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले या ना मिले, फिर भी वो आपका बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे चैरिटेबल हॉस्पिटल है, फ्री मेडिसिन फार्मर को दी जाती है, तो भी यहाँ पे कोई आपको प्रिकॉशनरी बेनिफिट, प्रिक्योररी बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहा, यानी कि कोई कोई भी आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं मिल रहा, फिर भी ये बिजनेस कंसिडर किया जाए, क्योंकि उसके डेफिनेशन के अंदर ये मेंशन किया गया था। नेक्स्ट आगे देखें तो नोट्स में लिखा हुआ है कि प्रिक्योनरी बेनिफिट्स का मतलब होता है मॉनेटरी बेनिफिट, जिसमें से आपको पैसा मिलता है, आप उसमें से कुछ अर्न करते हैं। इट इज अ बेनिफिट और द कॉम्पनसेशन दैट इज क्वांटिफाइबल इन मॉनेटरी टर्म, जिसे आप पैसों में नाप सकते हो, मेजर कर सकते हो। द प्राइमरी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टर्म इज द इकोनॉमिक गेन बाय द एंटिटी, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कंपनी को इसमें से कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। बी पॉइंट में मेंशन किया है कि एनी एक्टिविटी और द ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद द आइडेंटिकल्स ऑफ द एंसिलरीज ऑफ अ होल, यानी ये आगे जो देखा, ऐसी जो कोई भी बिजनेस कर रहा है लेकिन इस एंसिलरी सर्विस यानी उसके रिलेटेड सर्विसेज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोविजंस ऑफ द लॉकर्स फॉर द रेंट टू द कस्टमर्स इन द बैंक प्रीमाइसेस। हमको पता है कि बैंक फाइनेंशियल सर्विस तो प्रोवाइड कर ही रही है, इसके साथ साथ हमें लॉकर फैसिलिटी भी दे रही है। ओके, तो ये एडिशनल सर्विसेज हो गई, इट्स फॉर एंसिलरी सर्विसेज, जिसे सहायक सेवाएं की भी कही जा सकती है। ओके, अगर ऐसा भी हुआ तो भी उसे बिजनेस कंसिडर किया जाएगा। टर्बाइंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी letting out the research and development facility to research unit towards the improvement of the product and expansion, तो आप अपना प्रोडक्ट एक्सपांशन के लिए या फिर इंप्रूवमेंट के लिए वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी भी कर रही है ना, तो ये भी इसके एंसिलरी एक्टिविटीज हो गई, तो उसे भी हम बिजनेस कंसिडर करेंगे। तो ऐसी चीजें जो है, इसके सिवा लिखा हुआ है कि एनी एक्टिविटी और द ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ ए अबोव, whether or not there is a volume, frequency, continuity or regularity of the such transaction, यानी नॉर्मली जो बिजनेस डेफिनेशन थी इससे थोड़ा अलग डेफिनेशन यहाँ पे। अगर आप वो जो काम कर रहे हो वो रेगुलर नहीं कर रहे हो, यानी रोज नहीं कर रहे हो, उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, आप फ्रिक्वेंसी नहीं है उसके अंदर, या फिर उसके वॉल्यूम यानी बहुत बड़ा जो कह सकते हैं वॉल्यूम में आप बिजनेस कर रहे हो, यानी बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने चाहिए, एक पर्टिकुलर लॉट होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है यहाँ के बिजनेस डेफिनेशन के अंदर।
जो जीएसटी में मेंशन किया है उसके अंदर ही होगा। जैसे कि कोई मिस्टर एक्स है, गैम्बल फॉर द फर्स्ट टाइम गैम्बलिंग कर रहा है और डर्बी में जीत रहा है ना, तो ऐसे केसेस में फिर भी ये बिजनेस हो जाएगा। ऐसा है कि सेल ऑफ द मैंगोज बाय द फार्मर्स ड्यूरिंग द समर इन फ्लिट मार्केट, तो ये भी हो गया, पहली बार बेच रहा है या हर बार बेच रहा है, फिर भी वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं है। ओके, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय द सीए फॉर्म्स, ये सारी चीजें भी यहाँ मेंशन की। इसके सिवा डी पॉइंट में लिखा है कि सप्लाई ऑफ acquisition of goods including the capital assets and services in connection with the commencement of closure, यानी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और या बिजनेस बंद कर रहे हो, ऐसे केसेस के अंदर आप जो भी कैपिटल गुड्स होंगे, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, वॉट एवर जिस तरह का बिजनेस है आपका, अगर वो बिजनेस शुरू करने में आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप सब खरीद रहे हो, या फिर आप बिजनेस बंद कर रहे हो, तब आप जो कैपिटल एसेट्स बेच रहे हो उसके कनेक्शंस के अंदर जो भी होगा उसे गुड्स कंसिडर करेंगे। यहाँ पे सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी सेक्रेटरी टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ इनकॉर्पोरेट कंपनी, यानी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि हम आपकी कंपनी को, यानी लोगों की कंपनी को क्या करवाना है, जो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लंबी सी प्रोसेस होती है, ये लोग ये प्रोसेस करते हैं और उसके बदले में चार्जेस लेते हैं, तो ये भी बिजनेस हो गया। इसके सिवा लिखा रियल एस्टेट एजेंट हेल्पिंग द कंपनी टू एक्वायरिंग द फैक्ट्री गोडाउन और ऑन कमीशन, यानी एक्स्ट्रा चार्जेस लेके अगर आपको कंपनी को जो गोडाउन वगैरह सब कुछ चाहिए, तो क्या होता है, एजेंट्स होते हैं जो आपको लोकेशन देते हैं कि सर यहाँ पे अच्छा सा गोडाउन है ना, ये गोडाउन में आप माल रखो, गोडाउन भी बड़ा है, रेंट भी इतना है, तो ये रियल एस्टेट एजेंट होते हैं जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काम करते हैं, तो ये भी बिजनेस हो गया। इसके सिवा ई में लिखा हुआ है एनी प्रोविजन बाय अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनी अदर सच बॉडीज फॉर द सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ द फैसिलिटी और बेनिफिट टू इट्स मेंबर्स, उनके मेंबर्स को बेनिफिट देने के लिए ये लोग क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं उनके पास से, या फिर उनसे अदर टाइप ऑफ कंसिडरेशन लिया रहता है। जैसे बहुत सारे क्लब होते हैं जिसके अंदर आपको मेंबर बनना पड़ता है, एसोसिएशन के अंदर भी आपको मेंबरशिप फी या फिर ज्वाइनिंग फीस पे करनी पड़ती है। बहुत सारी सोसाइटीज भी ऐसी है, क्रेडिट सोसाइटीज जिसे कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कहते हैं, तो इस ऐसे में कोई भी तरह का उसमें से बेनिफिट्स मिल रहा है मेंबर्स को, है ना, तो ये बिजनेस हो जाएगा। तो आपको सामने पैसा देना है और उसके अगेंस्ट में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल रही है, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ बिजनेस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म फॉर द लैंडिंग ऑफ लोन्स टू द फार्मर्स, यानी फार्मर्स को लोन देने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू की गई, तो उसमें आपको सबको फंड डिपॉजिट करवाना है, तो ये हो गया आपका आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आपको लोन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के शेयर आपके पास होने चाहिए, तब भी जाके आप उसके मेंबर बन पाओगे, और ये फैसिलिटी सिर्फ मेंबर्स को दी जाती है कि वो वहां से लोन्स वगैरह सब ले सकते। इसी तरह से होता है कि रिक्रिएशन क्लब फॉर्म बाय द अपार्टमेंट ओनर्स ने क्या किया, एक रिक्रिएशन क्लब किया, क्लब शुरू किया बच्चों के खेलने के लिए, या फिर आप जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए, या फिर नॉर्मल पर्सन होते हैं, जो यंग पर्सन होते हैं, गेट टुगेदर या मीटिंग्स वगैरह, खाने पीना का कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए ये सारी फैसिलिटीज के लिए इन्होंने क्लब बनाया हुआ है, और उनके लिए आपको फीस पे करनी है और वो आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, बेनिफिट्स मिल रहा है मेंबर को, तो ये भी बिजनेस हो गया। इसी तरह से कोई एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ पर्सन टू एनी प्रेमाइसिस, यानी कोई भी प्रेमाइसिस के अंदर एंटर होने के लिए अगर आपको पैसा पे करना है, तो जैसे हम एंट्री फी कहते हैं, है ना, तो ये भी एक तरह का बिजनेस हो गया। तो यहाँ पे मेंशन किया कि पीवीआर सेलिंग द मूवी टिकट्स, आपको मूवी देखने जाना है पीवीआर के अंदर, तो आपको उसके टिकट लेनी पड़ेगी, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ बिजनेस। एंट्री और एडमिशन फी कलेक्टेड बाय द आर्ट एग्जीबिशन, कोई आर्ट एग्जीबिशन है, अगर आपको उसको आर्ट एग्जीबिशन देखने जाना है तो उसकी 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया एक एंट्री फी होती है, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ बिजनेस। ओके, वो पेंटिंग का हो, स्कल्पचर का हो, या कुछ कुछ भी बिजनेस हो, यानी एग्जीबिशन हो, तो ऐसे केसेस में अगर आपको एंट्री फी देनी पड़ती है तो इट्स बिजनेस। Museum run by the government for an entry fee to the public to display the object on historical significance, यानी गवर्नमेंट ने एक म्यूजियम बना के रखा है, वहां पे भी आपको अगर देखने जाना है तो एंट्री फी पे करनी है, तो उसे जीएसटी के अंदर उसे भी बिजनेस माना जाता है। तो बिजनेस की बहुत बड़ी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन की गई। इसके सिवा नंबर जी में लिखा हुआ है कि देयर इज सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन,
एज अ होल्डर ऑफ एन ऑफिस, यानी कोई भी बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और खुद की ऑफिस है उसके पास, which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation। यानी वो अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहा है, वो एक्टिविटी करने के लिए, वो बिजनेस करने के लिए, वो बिजनेस चलाने के लिए, वो एक्टिविटीज चलाने के लिए उसके पास एक ऑफिस है, जैसे लोग वहां पे उसको कांटेक्ट कर सके, तो उसे भी हम बिजनेस कहेंगे। ओके, अगर उनके पास अगर खुद की ऑफिस है तो, जैसे कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। CFO रेंडरिंग द मर्जर्स टू द अनदर कंपनी, यानी ऐसी कंपनीज होती है जो मर्ज करने के लिए आपको हेल्प करती है, तो ये भी वन टाइप ऑफ बिजनेस हो गया। इस तरह से सर्विस प्रोवाइडेड बाय द रेस क्लब बाय द वे ऑफ टोटलाइजेशन एंड द लाइसेंस टू बी बुक मेकर इन सच क्लब, ऐसे केसेस में ये भी एक टाइप का बिजनेस हो गया। Any activity or the transaction undertaken by the central government or state government or local authority in which they are engaged as an authorities, acquisition of land for metro consultancy by the state government from the landowners for the same some compensation। यानी गवर्नमेंट अगर एक फ्लाईओवर बना रही है या फिर कोई मेट्रो बना रही है, तो उसके लिए लैंड एक्वायर करती है, और लैंड एक्वायर करने के लिए उसके बदले में थोड़ा कॉम्पनसेशन देती है। तो ये जो है, इससे इसे भी हम बिजनेस में कंसिडर कर सकते हैं। गवर्नमेंट रन BBMP सर्विसेज फॉर द वेलफेयर ऑफ सिटीजन, गवर्नमेंट के लिए ऐसी सर्विसेज जो होती है, ओके, तो ये सारी सर्विसेज भी जो है उसे हम बिजनेस में कंसिडर करेंगे। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन हमारे पास है बिजनेस के लिए। अब बात करेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी दो बंदे कैसे अलग कैसे होते हैं, दैट इज डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, जिसे हम वर्ड यूज करते थे, इसी तरह से यहाँ पे भी है, जैसे कि दो अलग अलग बंदे। तो डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या? तो डिस्टिंक्ट पर्सन बाय द रेफर टू हाउ द CGST क्रेडिट ऑफ द वन स्टेट कैन नॉट बी यूज इन अदर स्टेट। यानी एक स्टेट में आपने अगर CGST क्रेडिट लिया हुआ है, तो दूसरे स्टेट में वो GST आपको नहीं मिलेगा। अंडर द GST a new concept of the distinct person is added। एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड किया गया। According to this concept, if the person has an obtained or it's required to obtain more than one registration, यानी एक ही बंदा एक ही बिजनेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, वेदर इन द वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यानी सपोज गुजरात में काम कर रहा है और गुजरात में उसे रजिस्ट्रेशन करवाया, साथ में उसकी ऑफिस महाराष्ट्र में भी है तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, यूनियन टेरिटरी है तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा रहा है, तो मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी शैल बी रिस्पेक्ट of each such registration be treated as a distinct person। तो गुजरात के ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा और महाराष्ट्र के ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होगा, तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन कंसिडर किए जाएंगे। ओके, तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, और whether a person who has an obtained a registered required to be obtained registration in a state or union territory in respect of the establishment has an establishment to the another state or union territory, यानी एक ही एस्टैब्लिशमेंट दो अलग अलग स्टेट या अलग अलग टेरिटरी में है, देन सच एस्टैब्लिशमेंट सेट बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इसे भी हम डिस्टिंक्ट पर्सन तरीके से कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ GST। ओके, उसके हिसाब से आगे देखा जाए तो डिस्टिंक्ट पर्सन के डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं। तो एज पर सेक्शन 25(2) ऑफ द GST एक्ट, एवरी पर्सन शैल बी ऑब्टेन वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट, यानी हर एक बंदे को एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन तो मिनिमम करवाना है। एंड प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 25(2) प्रोवाइड दैट द पर्सन हैविंग मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल्स मे ऑब्टेन द सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच बिजनेस। जैसे कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरा एक बिजनेस हो गया। ओके, दैट इज टीचिंग इज माई वन ऑफ द प्रोफेशन। इसके सिवा मैं एज अ पेंटर भी कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो पेंटिंग बिजनेस अब है, लोगों के पास से पेंटिंग बना, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से या खुद पेंटिंग्स बना के बेचता हूँ, तो मेरा अलग बिजनेस हो गया। तो एक ही स्टेट के अंदर रहने के बावजूद मैं, मेरे दो बिजनेस अलग अलग है, तो दोनों का रजिस्ट्रेशन मुझे अलग अलग करवाना पड़ेगा। ओके, ईच बिजनेस वर्टिकल्स इन दिस स्टेट। Therefore, under the GST, the same establishment or the office or the branches or the godown which are situated outside the state, अगर आपका गोडाउन या फिर एस्टैब्लिशमेंट या ऑफिस या आपकी ब्रांच कुछ भी अगर अदर स्टेट पे जाता है, आर द ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उससे डिस्टिंक्ट पर्सन कहा जाएगा। जैसे कि मेरी ऑफिस गुजरात में है, लेकिन उसका जो गोडाउन है, जो मैं वहां पे जो उसको स्टोर करता हूँ मेरा गुड्स, है ना,
तो वो सारा गुड्स मैं महाराष्ट्र के कोई गोडाउन में से वहां पे कर रहा हूँ, उसको स्टोर कर रहा हूँ। तो समझ लो मेरा गुजरात में ऑफिस है और महाराष्ट्र में गोडाउन है, तो मुझे डिस्टिंक्ट पर्सन के हिसाब से अलग अलग मुझे नोट करवाना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी का। ओके, और ऐसे केसेस में जब गोडाउन में से मेरी ऑफिस में माल आएगा तो मुझे आईजीएसटी अप्लाई करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग हमारे पास रूल है। सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है? जब आप इंट्रा स्टेट करते हो, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर आप बिजनेस करते हो। लेकिन जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ, या एक यूनियन टेरिटरी दूसरी यूनियन टेरिटरी के साथ अगर बिजनेस करता है, तो ऐसे केसेस में आईजीएसटी पेबल होता है। तो यहाँ पे भी एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन के रूल्स के हिसाब से आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा है व्हेन द टू यूनिट्स ऑफ द सेम बिजनेस, यानी एक ही बिजनेस के दो यूनिट है। जैसे कि मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, फिर मेरा एक वर्चुअल क्लास के सिवा ऑफलाइन मेरे क्लासेस भी है, लेकिन मेरे दो क्लासेस हैं। तो सेम बिजनेस हैव टेकन द डिफरेंट रजिस्ट्रेशन, देन दे विल बी कंसिडर एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन। अगर सेम बिजनेस है, अलग अलग नाम से दो अलग अलग बिजनेस कर रहा हूँ, तो उसे हम डिस्टिंक्ट पर्सन कंसिडर करेंगे एज पर द जीएसटी लॉ। The law relating to the filing of the returns and the other compliance procedure shall apply to both of them separately. दोनों का सेपरेटली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, दोनों का जीएसटी क्या कहते हैं उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ओके, सब कुछ क्या होगा, सारी प्रोसीजर दोनों की सेपरेट होगी। Hence, the distinct persons can be an establishment in India and establishment outside India. Distinct person का establishment कहीं भी हो सकता है, other state में भी हो सकता है और other country में भी हो सकता है। Then establishment is one state or a union territory and an establishment in another state or union territory. ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग स्टेट में हो सकता है, अलग अलग कंट्री में भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है कि मिस्टर ए है जो बैंगलोर से है, हैज एन ब्रांच इन जर्मनी, उनकी एक ब्रांच जर्मनी में है और एक है महाराष्ट्र में, यानी दो ब्रांचेस है। उनका खुद का बिजनेस चल रहा है बैंगलोर में, एक ब्रांच जर्मनी में है, एक ब्रांच महाराष्ट्र में है। दिस ब्रांचेस इन महाराष्ट्र एंड जर्मनी विल बोथ एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन और डिस्टिंक्ट एंटिटी, दोनों अलग अलग कंसिडर किया जाएगा। इफ ए हैज एन अनदर कंपोनेंट्स विद बी, यानी ए बी के साथ पार्टनरशिप करके और कोई बिजनेस भी कर रहा है which is a different from A and has obtained a different GST registration, या ए का खुद का बिजनेस है उसका रजिस्ट्रेशन अलग होगा, ए बी के साथ मिलके और कोई बिजनेस भी कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन भी अलग होगा। एज ए एंड बी विल बी द डिस्टिंक्ट एंटिटी, दोनों अलग अलग एंटिटीज है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है बिजनेस के बारे में, डिस्टिंक्ट पर्सन के बारे में। सो द सप्लाई स्टेटेड अबोव इज कंसिडर्ड एज जीएसटी शेड्यूल of the GST Act. As per this schedule, when the supply is made between the distinct person, यानी दो बंदों के बीच में, distinct person के बीच में अगर सप्लाई होता है in the during the course of business की तरह से, it's considered as a supply even when there is no consideration। यानी यहाँ पे कंसिडरेशन कैसे होगा, जैसे कि समझ लो मेरी महाराष्ट्र ब्रांच से अगर कोई माल नहीं बिक रहा और मैं वो माल अपनी कहाँ ले आ रहा हूँ, बैंगलोर हेड ऑफिस में ले आ रहा हूँ, है ना। तो या समझ लो मेरा गोडाउन महाराष्ट्र में, मैं बिजनेस कर रहा हूँ गुजरात में, मेरा हेड ऑफिस गुजरात में है, मेरी शॉप गुजरात में है और मेरा गोडाउन महाराष्ट्र में है, तो मैं महाराष्ट्र से वो माल लेके आऊंगा तो मैं थोड़ी पेमेंट करने वाला हूँ उसमें। तो ऐसे केसेस में नो कंसिडरेशन भले ही ना हो, दिस ट्रांजेक्शन आर कंसिडर एज टैक्सेबल सप्लाई, उसको हम टैक्सेबल सप्लाई कंसिडर करेंगे। एंड एग्जाम्पल्स, दैट इज स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन द डिस्टिंक्ट यूनिट, दो अलग अलग यूनिट में, जैसे हम किसी और को बेच रहे हैं, इस तरह से समझ लो कि एक यूनिट दूसरे यूनिट को बेच रहा है। इवन इफ विदाउट अ कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल सप्लाई, आप उसके लिए भले पैसा आप नहीं दो फिर भी उसे कंसिडर करेंगे कि वो टैक्सेबल सप्लाई। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, इज सप्लायर टू द पर्सन हैव अ ब्रांच ऑफिस इन द दिल्ली एंड हेड ऑफिस इन जयपुर। समझ लो कि उसकी हेड ऑफिस जयपुर में है, बंदा जयपुर का है और उसकी एक ब्रांच दिल्ली में है। And some employees of the Delhi joined the personality grooming services. Okay, तो personality grooming के लिए वो लोग क्या करते हैं, ट्रेनिंग सर्विसेज गिवन बाय द हेड ऑफिस इन जयपुर, और जयपुर में ये हेड ऑफिस ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। देन एज अ डिस्टिंक्ट पर्सन बोथ द ऑफिस आर सेपरेट अंडर द जीएसटी, दोनों के लिए क्या होगा, द जीएसटी अलग अलग होगा, एक को पे करना पड़ेगा, एंड देयरफॉर जीएसटी इज पेएबल हियर एज पर द शेड्यूल 1।
But as per the section 12(4), the place of supply is Jaipur head office, and the CGST and SGST is chargeable by the Jaipur office under this case, and no credit is available to the Delhi branch. Delhi branch without consideration दी कर रही है इसके बदले में, तो दिल्ली ब्रांच को कोई भी तरह का आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जयपुर से सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो जयपुर क्या करेगा, अलग अलग स्टेट है, जयपुर है, महाराष्ट्र, सॉरी जयपुर है और दिल्ली है, तो दोनों अलग अलग है, तो CGST और SGST के हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा और कोई क्रेडिट भी अवेलेबल नहीं होगी। एंड दिस केस राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ऑल आर द डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, वो डिस्टिंक्ट पर्सन तरीके से कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे और एक बात आती है कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन हम किससे कहते हैं? नॉर्मली जो हम जब भी कोई भी चीज परचेज करते हैं उसके बदले में हमें कोई पेमेंट करना होता है, दैट द पेमेंट इज वन टाइप ऑफ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश। आप कैश भी पे कर सकते हो या एनी अदर फॉर्म, या कोई अलग तरीके से भी आप दे सकते हो, तो भी उसे कंसिडरेशन किया जाए। तो व्हाट इज कंसिडरेशन? तो कंसिडरेशन इन रिलेशन टू द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या चीज है? फर्स्ट, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, चुका रहे हो या फिर फ्यूचर में चुकाने वाले हो, वेदर इन मनी और अदरवाइज, आप पैसों में चुका रहे हो और किसी चीज से पे कर रहे हो, इन रिस्पेक्ट ऑफ द in respect to or of the include inducement or the supply of goods and services, whether by the recipient or any other person, but shall not be include any subsidy given by the central government or state government। अगर कंसिडरेशन के अंदर जब भी होगा तो उसमें सब्सिडी काउंट नहीं की जाएगी, अगर आपको कोई सब्सिडी मिल रही है तो भी। ओके, तो ऐसे केसेस के अंदर हम कंसिडरेशन में ये चीज कंसिडर करते हैं। और कोई मॉनेटरी वैल्यू और एनी एक्ट ऑफ द फॉरबियरेंस whether or not the voluntary in respect of or in response to or the inducement of or the supply of goods or service, whether by the recipient or any other person, but shall not include any subsidy given by the central government। यहाँ पे भी सेम चीज बता रखा है कि मॉनेटरी वैल्यूज जो है ऑफ द एनी एक्ट, कोई भी काम के बदले में आप जो मॉनेटरी पेमेंट्स कर रहे हो या फिर नहीं करने वाले हो, दैट इज फॉरबियरेंस, वेदर और नॉट वॉलेंटरी, आप अपने आप कर रहे हो या फिर जबरदस्ती करवा रहा है, in respect of or in response to for the inducement of the supply, आपके सप्लाई के अगेंस्ट में, whether the recipient or by any other person shall not be include any subsidy। रिसिप्टेंट को कोई सब्सिडी वगैरह मिलता है या स्टेट गवर्नमेंट से, तो भी उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, इसके सिवा आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये है सेक्शन 228। उसके अंदर प्रोविजन मेंशन किया है कि प्रोवाइडेड दैट अ डिपॉजिट वेदर द रिफंडेबल और नॉट, अगर आप कोई बिजनेस करे हो उसमें आपको ऑर्डर के बदले में डिपॉजिट्स ले रहे हो, वो डिपॉजिट रिफंडेबल भी हो सकती है, नॉन रिफंडेबल भी हो सकती है, एंड गिवन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस शैल नॉट बी कंसिडर एज अ पेमेंट मेड फॉर द सप्लाई। उससे हम वो डिपॉजिट को हम क्या करेंगे, पेमेंट कंसिडर नहीं कर सकते unless the supplier applies a deposit as consideration। जब तक उसे कंसिडरेशन तरीके से नहीं कंसिडर करेगा, यानी उसे वो पेमेंट कंसिडर नहीं करेगा, तब तक हम उसके ऊपर जीएसटी नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि उसे कंसिडरेशन नहीं कह सकते। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिक्स है जीएसटी के अंदर, जिसके बारे में हम आगे भी आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो कीप वॉचिंग, हमारे चैनल के पेजेस को आपको समझ में आता है। ओके, तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए और जरूर सब्सक्राइब करें और हमें हेल्प करिए। थैंक यू।